नमस्कार, चार बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह। पहली बड़ी खबर भोपाल से है, जहां 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी के लिए आतुर नजर आ रही है। दूसरी बड़ी खबर भी राजधानी भोपाल से है, जहां पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव पवई पहुंचे, जहां जेल में बंद कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राजा पटेरिया से उन्होंने मुलाकात की। तीसरी बड़ी खबर कटनी से है, जहां मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। चौथी और आखिरी बड़ी खबर कानपुर से है, जहां बुलडोजर मामले में तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की गई। तो चलिए शुरू करते हैं चार बड़ी खबर। तो 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस फिर से सत्ता में वापसी के लिए आतुर नजर आ रही है। चुनाव के लिए जारी होने वाले मैनिफेस्टो में कांग्रेस इस बार और मजबूती के साथ चुनावी मैदान में अपना दम दिखाएगी। बता दें कि भोपाल में मैनिफेस्टो समिति की 2 बैठक होने के बाद अब समिति के पदाधिकारी विभिन्न संगठनों के साथ बैठक कर उनके मुद्दों को भी वचन पत्र में शामिल करने पर जोर आजमाइश करते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सभागार में आउटसोर्स कर्मचारियों की बड़ी बैठक हुई। वचन पत्र समिति के पदाधिकारियों ने आउटसोर्स कर्मचारियों की विभिन्न मांगों पर चर्चा कर उन्हें वचन पत्र में किस तरह शामिल किया जा सकता है, इसको लेकर विचार विमर्श किया। देखिए, अभी तो चर्चा के ही स्टेज में है, तो सुझाव बहुत सारे आए। कई माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे और कुछ निर्देश कमलनाथ जी ने भी दिए, लेकिन अभी चर्चा के ही स्टेज में जो हमारी फाइनलाइज बातें हैं, जो हम कह सकते हैं, वो वही हैं जो कमलनाथ जी ने घोषणाएं की हैं, या राहुल जी ने या खड़गे साहब ने, इन लोगों ने घोषणाएं की हैं, वही हम कंफर्म्ड अभी हम बता सकते हैं, क्योंकि और बाकी चर्चा के स्टेज में है। इतने अर्ली स्टेज में बताना ठीक नहीं है और फाइनल भी नहीं है। अभी संशोधन कुछ ना कुछ हो ही रहा है। ये हम अप्रैल के एंड तक कुछ बता पाएंगे, अभी तो नहीं। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा से। कृष्णा जी, 2023 विधानसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसी के चलते अब आउटसोर्स कर्मचारियों को साधने की कोशिश अब की जा रही है। जी बिल्कुल हर्षिता, जिस तरह से मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक्टिव है, उसे देखकर तो यही लगता है कि 2023 का रण जीतने के लिए अपनी पूरी ताकत कांग्रेस लगा रही है। वचन पत्र समिति की 2 बार बैठक हो गई और उनमें जो सुझाव आए हैं उनको शामिल किया गया है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में लगातार बैठकों का दौर जारी है। अब जो वचन सत्र समिति के सदस्य हैं, वो लगातार अलग अलग प्रकोष्ठों और अलग अलग कर्मचारी मोर्चों के साथ बैठक कर रहे हैं और उनके मुद्दे समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिनको वचन पत्र में शामिल किया जा सके। जब हमने राजेंद्र सिंह, जो वचन पत्र समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वचन पत्र में जो मुद्दे शामिल होने हैं वो लगभग तैयार हो रहे हैं, लेकिन अभी उनका खुलासा नहीं हो सकता। लेकिन एक बात का उन्होंने जरूर जिक्र किया कि जिस तरह से कमलनाथ लगातार घोषणाएं कर रहे हैं, चाहे वो पुरानी पेंशन का मामला हो, चाहे आउटसोर्स कर्मचारियों को नियमितीकरण का मामला हो, चाहे गौशाला खोलने के मामला हो, इन सभी मामलों को जो वचन पत्र है उनमें शामिल किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक इशारा उन्होंने कर दिया है कि जो राहुल गांधी के वादे हैं, चाहे किसान कर्ज माफी का है, चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी के वादे हैं, चाहे कमलनाथ जी के जो वादे हैं, जो घोषणाएं हैं, उन सभी घोषणाओं को वचन पत्र में शामिल किया जाएगा। जी, यानी कि कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों की जो मांगे हैं उन पर फिलहाल विचार विमर्श किया जा रहा है, किस तरह से शामिल उन्हें किया जाना है वचन पत्र में, उसको लेकर जो है अभी तैयारी की जा रही है, उसको लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो क्या लगता है कि आने वाले समय में इससे कर्मचारी जो है, जो अभी तक हड़ताल पर थे, अपनी नियमितीकरण की मांग को लेकर लगातार उनका प्रदर्शन देखा जा रहा था, वो कितना खुश फिर इस जो डिसीजन लिया गया, जो फैसला आगे उनके हित में होगा, उससे खुश वो नजर आएंगे? बिल्कुल, देखिए, वचन पत्र में उनके मुद्दे तो उठाए जा रहे हैं, लेकिन अब वो कितना सध पाते हैं ये आने वाला समय बताएगा। क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी भी बनाने की कोशिश में है और पूरी तैयारी कर रही है। अब जबकि 8 महीने बचे हैं, ऐसे में यदि सरकार कोई मास्टर की स्टोर खोलती है
तो उससे कर्मचारी सध सकते हैं। अब देखना होगा कि क्या बीजेपी सरकार जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं इनको साध पाती है या बिल्कुल। कांग्रेस के साथ जाएंगे, वचन पत्र के साथ जाएंगे आउटसोर्स के कर्मचारी। जी बिल्कुल। कृष्णा जी आप बने रहिएगा हमारे साथ, जानकारी आपसे आगे भी एक और बड़ी खबर पर हम लेंगे। तो दूसरी बड़ी खबर की तरफ अब रुख कर लेंगे। बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव पवई पहुंचे, जहां जेल में बंद कांग्रेस नेता पूर्व मंत्री राजा पटेरिया से उन्होंने मुलाकात की। वहीं मीडिया से चर्चा के दौरान अजय यादव ने कहा, राजा पटेरिया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, वे अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते हैं। बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ जो लड़ाई लड़ते हैं उससे सरकार डरी हुई थी। वे कांग्रेस कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हैं कि उनका संघर्ष फॉरेस्टवादी सरकार से है और इस लड़ाई को अंतिम छोर तक ले जाएंगे। देखिए अभी तो ऑब्वियस सी बात है, ये एक नेता जो वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के, जबरदस्ती बेवजह से उनके साथ ये काम किया गया है, अत्याचार किया गया है। और 2 माह हो गए, सोचिए आप, क्योंकि केस में कोई इतनी बहुत कुछ है नहीं, 2 माह से अधिक हो गए उनको जेल में। तो हम निश्चित तौर पर इस बात को लेकर जनता से बात करेंगे। क्या बुंदेलखंड अंचल में इनकी सक्रियता के मद्देनजर जिस तरीके से ये बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को टारगेट कर रहे थे, उस कारण से भाई राजा पटेरिया जी कोई नए व्यक्ति तो है नहीं, पूरा बुंदेलखंड उनको जानता है, वरिष्ठ नेता है और अपनी बात को बेबाकी से कहने वाले नेता है। और आरएसएस के लिए सदैव उन्होंने खड़े होकर दलित आदिवासियों पिछड़ों की लड़ाई लड़ी, प्रदेश में और अपने क्षेत्र में भी लड़ी, बुंदेलखंड में लड़ी है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि सरकार डरी हुई थी उनसे। तो कृष्णा शर्मा बने हुए हमारे साथ, जानकारी उनसे इस खबर पर लेंगे। कृष्णा जी, जो पीएम मोदी के खिलाफ राजा पटेरिया ने जो टिप्पणी की थी, जो भी बयान उनका आया था, उसके बाद से लगातार वो 2-3 महीने हो चुके हैं जेल में बंद है। अब उनसे मिलने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री यानी कि अरुण यादव पवई पहुंचे। इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जा रहे हैं? जिस तरह से पूर्व मंत्री राजा पटेरिया ने प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल किया था और उनके कारण उनकी गिरफ्तारी हुई है, तो कहीं ना कहीं वो अभी जेल में ही है और उनकी जमानत नहीं हुई है। इससे पहले भी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह उनसे मुलाकात कर चुके हैं। अब पूर्व केंद्रीय मंत्री और पीसीसी अध्यक्ष, जो पूर्व पीसीसी अध्यक्ष थे अरुण यादव, वो उनसे मुलाकात करने गए हैं और उनसे मुलाकात की है बाकायदे। और मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि राजा पटेरिया लगातार बीजेपी और आरएसएस का विरोध करते आए हैं, इस कारण से उन्हें गिरफ्तार किया गया है और वह अपनी बात बेबाकी से रखते हैं और जो बुंदेलखंड है उनके लिए हमेशा लड़ते आए हैं। और कांग्रेस की लड़ाई हमेशा ही आरएसएस और बीजेपी के खिलाफ जारी रहेगी, चाहे बीजेपी कितने ही नेताओं को गिरफ्तार कर ले। कृष्णा जी, क्योंकि देखिए अभी चुनाव जो है नजदीक आ रहे हैं और कांग्रेस भी चाहेगी कि उनके पास जितने भी विधायक रहे हैं, जिस तरह से इन्होंने खुद ने कहा कि बेबाकी से वो अपनी हर बात सामने रखते हैं और बीजेपी आरएसएस के खिलाफ जो है लड़ाई आगे जारी रहने वाली है, तो क्या अब कांग्रेस ये चाहती है कि इनकी जो है जमानत जल्दी हो सके, क्योंकि अब चुनाव का समय है और ऐसे ही नेताओं की कांग्रेस को जरूरत है? हर्षिता, कांग्रेस जमानत की कोशिश में लगी हुई है और कोर्ट में हेयरिंग भी हो रही है इसके लेकर, लेकिन अभी कोर्ट से जमानत इनको मिली नहीं है, इस कारण से जेल में है। अब चूंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कांग्रेस अपनी पूरी कोशिश में है कि राजा पटेरिया को किसी तरह से जमानत मिले। हालांकि राजा पटेरिया ने पूरे बयान के लिए माफी भी मांगी थी, लेकिन अभी भी उनको जमानत नहीं मिली है। बिल्कुल कृष्णा जी, अब देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस की ये कोशिश कब रंग लाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इन खबरों पर हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर की तरफ अब रुख करेंगे। कटनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब सामाजिक सेवी संस्थाएं भी इस मुहिम में साथ आ खड़ी हुई हैं। वहीं इस मुहिम में राजनीतिक दलों का भी समर्थन मिलने लगा है। कांग्रेस नेता, समाजवादी पार्टी के नेता, बीजेपी के पूर्व विधायक और कई संघ के अध्यक्ष भी जो है इस मुहिम में अब साथ खड़े हो गए हैं। बता दें कि कई संस्थाओं के सदस्य आज जन सुनवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे और मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए ज्ञापन सौंपा। अपने हकों के लिए जागृत होकर सड़कों पर उतर आई है। आज कटनी
जिला जन अधिकार मंच के माध्यम से सरकार को ज्ञापन के माध्यम से सूचित कर रहे हैं कि अब कटनी के हितों पर कुठाराघात बर्दाश्त नहीं करेंगे। कटनी में मेडिकल कॉलेज खोला जाना चाहिए। वर्ष 2013 में कटनी में मेडिकल कॉलेज खोले जाने का एक MOU साइन किया था, जिसमें 25 एकड़ जमीन भी सरकार ने आरक्षित की थी, लेकिन यहाँ के लोगों के द्वारा निरंतर मांग करने के बाद भी सरकार ने उस मांग को पूरा नहीं किया। आज कटनी की जनता मेडिकल कॉलेज की मांग कर रही है, आज कटनी की जनता इंजीनियरिंग कॉलेज की मांग कर रही है, आज कटनी की जनता रेलवे के DRM कार्यालय की मांग कर रही है, ट्रांसपोर्ट नगर यथास्थान जाना चाहिए, जनता मांग कर रही है, लेकिन सरकार सोई हुई है। सरकार को जगाने के लिए यह कोई आंदोलन राजनीतिक नहीं है, एक दल का नहीं है, ये सर्वदलीय आंदोलन है। इसमें सभी दल के लोग हैं, सभी व्यापारिक संगठन हैं, ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन है, नागरिक बंधु हैं, व्यापारी बंधु हैं, वो अपने हकों और हितों की लड़ाई के लिए आज सड़कों पर उतर आई है और ये आंदोलन जब तक जारी रहेगा। मैं जनहित में किए जा रहे इस आंदोलन का समर्थन करता हूं और ये आंदोलन शहर के विकास के लिए है। मेडिकल कॉलेज यहाँ की प्राथमिकता होनी चाहिए। 20 लाख पूरे जिले की आबादी होने के बावजूद भी एक मेडिकल कॉलेज के लिए लोगों को सड़कों पर आना पड़ रहा है, ये एक बहुत बड़े शर्म की बात है। और इस सरकार ने कई बार इस बात को दोहराया कि मेडिकल कॉलेज यहाँ दिया जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं हुआ है। ये हमारे लिए एक चुनौती है, इसलिए हम सारे लोग पूरे, चाहे कोई भी कांग्रेस हो, चाहे कोई भी दल हो, इसमें दल की कोई बात नहीं है, ये जनमानस की बात है और जनमानस के हित के लिए हम ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये ज्ञापन जिला जन अधिकार मंच के माध्यम से लोग ने ज्ञापन सौंपा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के नाम ये ज्ञापन है। इसमें शहर की कई मांगे हैं। इसमें कटनी जिले में मेडिकल कॉलेज और नर्सिंग कॉलेज खोलने संबंधी है। तो ये ज्ञापन है संबंधित जो जिनको संबोधित है माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी को, वहाँ तक हम ज्ञापन हम जो है पहुँचा देंगे। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता जाहिद हुसैन सिद्दीकी से। जाहिद जी, कटनी में मेडिकल कॉलेज खोलने की मांग जो है लगातार जो बढ़ती नजर आ रही है, अब दिन प्रतिदिन ये मांग के जो स्वर हैं वो ऊंचे होने लगे हैं। जी बिल्कुल हर्षिता जी, बताना चाहेंगे कटनी में मेडिकल कॉलेज की मांग इस तरह से धीमे धीमे अब अपना रौद्र रूप लेता जा रहा है। यानी कि अभी तक कह सकती एक संस्था थी, अब अनेकों संस्थाएं इस मांग के पीछे लग गई हैं और प्रशासन से ज्ञापन सौंप के मांग कर रही है कि सरकार कटनी में मेडिकल कॉलेज की जो अपने यहाँ सौगात थी उसे जल्द दे। इसके पूर्व अगर हम बात करें तो यहाँ के स्थानीय जो सांसद थे BD शर्मा जी, उन्होंने भी वादा किया था, लोगों को दिलासा दिया था, आश्वासन दिया था कि हम कटनी में बहुत जल्द मेडिकल कॉलेज देंगे। उसके अलावा यहाँ सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम सभा में मेडिकल कॉलेज की बात कही थी। अगर हम बात करें आगे चले तो मध्य प्रदेश स्वास्थ्य मंत्री जो सारंग जी है, विश्वास सारंग, उन्होंने भी पूर्व के कलेक्टर से भी बात किया और जमीन आरक्षित करने के लिए बात की थी। तमाम चीजें होने के बाद अभी वो हाल ही में विकास यात्रा पे प्रभारी मंत्री कटनी में थे, उनसे बात जब हमारे चैनल के माध्यम से की गई, उन्होंने कहा कि आपको निराशा नहीं होगी, बहुत जल्द आपको मेडिकल कॉलेज की सुविधा मिलेगी। पर देखा जाए इन नेताओं के कहने के अनुसार तमाम बातें करने के बाद कोई भी जमीनी कार्य यानी कि असल रूप में कोई कार्य नहीं किया जा रहा जी। न ही कोई सरकार अध्यादेश लाया गया, न ही कोई भी तरह की कोई ठोस कार्रवाई की गई, न ही कहीं से कोई अभी कागजी खानापूर्ति की जा रही है। कहीं न कहीं देखा जाए इन संस्थाओं की बात करें, अगर कटनी डेवलपमेंट एसोसिएशन की बात करें, जिला जन अधिकार मंच की बात करें, इनके साथ जो जुड़े हुए आज जो ज्ञापन सौंपा है एसोसिएशन, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और शिक्षा संघ के कुछ लोग थे और व्यापारी बंधु थे, तमाम लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से कलेक्टर के नाम, मुख्यमंत्री के माध्यम से ज्ञापन सौंपा गया, तो प्रधानमंत्री के भी नाम पे था। और अगर देखा जाए ये आंदोलन था ऑटो रिक्शा से लेके राह चलने वाले लोग, तमाम लोगों की मांग मेडिकल कॉलेज में हो गई है। बकायदा शहरों पोस्टर इश्तेहार लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल, मांग उठना तो लाजमी है क्योंकि 2013 में जो वादा किया था, 2013-14 में कहा गया था कि जल्द ही मेडिकल कॉलेज बनेगा, लेकिन करीब 9-10 साल बीत चुके हैं, लोगों को मेडिकल कॉलेज नहीं मिला। इसमें जो युवा हैं उनका क्या कहना है, उनमें किस तरह का रोष है?
युवाओं का तो साफ साफ स्पष्ट कहना है, जिस तरह के नारे चल रहे हैं, पोस्टर लग रहे हैं, कटनी में मेडिकल कॉलेज नहीं तो वोट नहीं, यहां तक की बात की जा रही। यानी कि इस बात को अगर देखा जाए तो आगामी समय में जो आने वाला विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का है, इससे अगर वो कहें वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं, यानी कहीं न कहीं सरकार की जो नीति है उस पर प्रभावित पड़ेगी। अगर सरकार मध्य प्रदेश शिवराज सिंह सरकार कटनी मेडिकल कॉलेज की यहाँ पे सौगात नहीं देती है, मेडिकल कॉलेज के लिए जो भी प्रावधान होते हैं, यानी कि बजट में राशि का आवंटन करना या उसके लिए जो अध्यादेश जारी किया जाता है, अगर वो नहीं करती है तो हो ना हो आने वाले समय में सरकार को एक बड़ी नुकसान हो सकता है और एक बड़े आंदोलन का रूप लेने वाला मेडिकल कॉलेज, जिस तरह के व्यवसायी से जुड़ते जा रहे हैं, संगठन जुड़ते जा रहे हैं, सामाजिक संस्थाएं से जुड़ती जा रही हैं, इस तरह का उग्र आंदोलन बनता जा रहा है। आने वाले समय में राजनीतिक रूप से सरकार को भी नुकसान होगा और इसका कहीं न कहीं क्षेत्र की जनता में एक आक्रोश जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन क्या लगता है जाहिद जी, जिस तरह से इतने सारे संगठन एक साथ आ खड़े हुए हैं और इतने सारे लोगों ने मिलकर जब ज्ञापन सौंपा है, तो क्या अब प्रशासन तक आवाज पहुंचेगी? क्या जिस तरह से वीडी शर्मा का ये क्षेत्र कहलाता है, उनका संसदीय क्षेत्र है कटनी जिला, तो क्या अब शायद इनकी जो मांग है वो उन तक पहुंचेगी, इनकी आवाज उन तक पहुंचेगी और जल्द यहाँ पर मेडिकल कॉलेज देखने को मिल सकता है? हर्षिता जी बताना चाहेंगे, स्थानीय सांसद भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी हैं, चूंकि यहाँ के सांसद भी हैं, उनके संज्ञान में भी मामला है, पर चूंकि जिस तरह की कवायद चल रही है, मेडिकल कॉलेज नहीं तो वोट नहीं, इन तमाम चीजों से भी वाकिफ है। इन तमाम चीजों का संज्ञान यहाँ प्रभारी मंत्री हो या स्थानीय सांसद हो या कटनी के जनप्रतिनिधि, क्योंकि कटनी का जो मेडिकल कॉलेज है किसी एक शहर के लिए नहीं है, हमारे चारों विधानसभा के अलावा आसपास के जो करीबी जो जिले हैं उनको भी इससे लाभ मिलेगा, क्योंकि कटनी के अलावा पास में जो है मैहर हो गया, उमरिया हो गया, इस तरह के तमाम जो जिले जुड़े हुए इनको भी इसको लाभ मिलेगा। इस तरह का अगर देखा जाए जो आंदोलन बन रहा, जन आंदोलन बन रहा, ये दो संस्थाएं जिस तरह के आंदोलन का रूप ले रही हैं और सामने खड़ा कर रही हैं, इन तमाम चीजों को लेके, इन मुद्दों को लेके सामने आ रही है, उग्र होता जा रहा है। ऑटो चालक हो, रिक्शा चालक हो, गरीब वर्ग हो, व्यापारी वर्ग हो, या इस तरह के समाज सेवी संस्थाएं हो या बार एसोसिएशन हो, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, ये तमाम लोग उसको समर्थन देते जा रहे हैं, यानी कि आंदोलन को एक बल मिल रहा है। इससे स्वाभाविक स्वरूप है कि आगामी विधानसभा चुनाव में सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को इसका सामना करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये जो मांग उठी अब देखना होगा कि इसका क्या असर पड़ता है आने वाले समय में। बहुत बहुत धन्यवाद जाहिद जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। इसी के साथ अब बढ़ेंगे चौथी और आखिरी बड़ी खबर की तरफ। कानपुर देहात के मैथा तहसील की मडोली पंचायत के चाहला गांव से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ ग्राम समाज की जमीन से कब्जा हटाने पहुंची पुलिस और प्रशासनिक अफसरों के सामने ही झोपड़ी के अंदर मां बेटी जिंदा जल गई। वहीं सरकार ने एक्शन लेते हुए तत्काल दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की। बता दें कि मैथा तहसील के एसडीएम ज्ञानेश्वर प्रसाद, लेखपाल अशोक सिंह और 3 अज्ञात लेखपाल और एक अज्ञात कानूनगो पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं थाना अध्यक्ष ने भी कहा कि 12 से 15 पुलिसकर्मियों पर भी मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही जेसीबी चालक और 10 से 12 अज्ञात लोगों पर भी मुकदमा दर्ज कर जांच की जा रही है। यहाँ जो है 3-4 लोग, मतलब जो है हम लोग अंदर रहन, एसडीएम साहब, लेखपाल कानून को और ये मतलब फोर्थ आए मैंने इनकी रूरा की, हमारे गांव के आए कम से कम 6-7-8 लोग, हमारा जो विपक्षी पार्टी है वही आके बोले बंद कर दो उनका, तो हमें अंदर मतलब अंदर कर दिन हम हो गई यहाँ और लगा देने आगे। अब लगा दिन तो कई सौ जो है हम इधर उधर करके निकल आए, और जब निकले तो जेसीबी दबा दी दबा, जिस घर में आप लोग घुस गए थे, हाँ जेसीबी जो है अंदर मतलब जो दबा दी और दबा के ये लोग सबको भाग फट एकदम। आग कैसे लगी? आग लगा दी लोग, आग इन्हीं लोगों ने, हाँ एसडीएम साहब लगाए। कौन लोग शामिल थे? एसडीएम साहब, कानून को, लेखपाल और हमारे गांव की जो है अशोक दीक्षित, अनिल दीक्षित, बड़े बउआ दीक्षित और ये भाई जी, गेनन की लड़का 2-3 रहा है। कितने लोगों की मौत हुई है? 2 लोगों की मौत हुई है। कौन कौन मरा है? ये हमारी औरत मरी है और औरत प्रमिला और हमारी बिटिया मरी है। जो हमारे पास अभी वीडियो हमें दिखाया गया और इनके परिवार के, इनके भाई और बुआ के लड़के खड़े हैं, इनके पिताजी साथ यहाँ बैठे हुए हैं, वो बिल्कुल जख्मी हैं। वो कह रहे हैं हमारे परिवार में तो कोई कुछ बचा ही नहीं, मैं क्या करूँगा जी का। बेचारे पट्टी भी यहीं करा रहे हैं
तो हम समझते हैं। और जला हुआ हमने जो सीन देखा अभी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरा खाक हो गया है। इतना दुखद घटना हम समझते हैं कि कभी नहीं हमने देखी, जितनी भी आज देखिए दर्दनाक घटना। और यदि उसी समय इनको निकाल लिया जाता, बचा लिया जाता, माननीय संवेदनाएं ऐसा लगता मर सी गई है कि पहले बचाना चाहिए, बाद में घर गिराना चाहिए। जमीन तो यूं ही पड़ी रहेगी, कोई उठा के नहीं ले जा रहा, लेकिन किसी की जान बच जाती, इससे क्या काम होता। हमारी सरकार तो लोगों को जान बचाने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ तो हम समझते हैं कि इसमें जो भी लोग दोषी पाए जाएंगे, हम समझते हैं सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने कहा सख्त कार्रवाई करेंगे, परिवार को पूरा न्याय मिलेगा। आज जिला प्रशासन की एक टीम जो है यहाँ पर कुछ अवैध अतिक्रमण की सूचना पर आई थी, और उसी के क्रम में ये एक बहुत ही दुखद घटना यहाँ पर घटित हुई है, जिसकी जानकारी पर हम सभी लोग यहाँ पर आए हैं। गांव में सभी लोगों से संवाद स्थापित किया गया है, बातचीत की गई है, घटनाक्रम को जाना गया है, और इसकी क्या पृष्ठभूमि है इसके बारे में भी पूरी तरह से पता किया जा रहा है, अन्वेषण किया जा रहा है। घर वाले जो हैं, जो पीड़ित पक्ष है, उसकी जो भी वो तहरीर देंगे, उस तहरीर पर कार्रवाई करते हुए जो विधिक कार्रवाई आगे की जानी है वो सख्ती से की जाएगी। किसी भी दोषी को इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, हम अभी मंडौली गांव में हैं, इस पे मेहता तहसील के, और जो एक घटना हुई है बहुत ही दुखद घटना है इस पे, और पूरा परिवार के साथ संवेदनशीलता सभी लोगों का है। और आप देखेंगे तो यहाँ पे सभी लोग हैं इस पे, उस परिवार के इसको देखते हुए। और इसका जो घटना घटी है, क्या घटनाक्रम रही है और क्या इसके लिए कारण रहे हैं और कैसे ये घटना हुई है, उसके लिए जो है जांच कराई जाएगी। और इसमें जो भी दोषी होगा तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, और जो भी मदद उस परिवार को मिलना चाहिए, देना चाहिए, वो भी जो है प्रशासन और शासन के द्वारा जो है वो सभी मदद जो है उस परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। और डिटेल इंक्वायरी के बाद जो भी इसमें गलत पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, प्रभावी कार्रवाई इस पर की जाएगी। और परिवार को भी जो है जो भी सुरक्षा परिवार को भी चाहिए, वो सुरक्षा भी जो है परिवार को उपलब्ध कराया जाएगा। इस पर सभी वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पे साथ में हैं, और माननीय जनप्रतिनिधि भी यहाँ पे साथ में हैं। और परिवार के साथ लगातार हम लोगों ने जो है कंटिन्यूसली उनके पिताजी से भी, उनके बेटे, छोटे बेटे और उनके जितने भी रिलेटिव्स हैं, सब लोगों से भी हम लोगों ने बातचीत किया है। और घटना का पूरा पहले से सिलसिलावार जो जानने की हम लोगों ने कोशिश की है। जो भी कार्रवाई होगी वो सही कार्रवाई होगी, और जो है विस्तृत रूप से जाँच करके उस पर आवश्यक कार्रवाई किया जाएगा। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता प्रशांत राव से। प्रशांत जी, कानपुर देहात के चाहला गांव से ये जो घटना सामने आई है कि यहाँ पर कब्जा मुक्त कराने गए थे जब प्रशासनिक अधिकारी, उनके सामने माँ बेटी जो है जिंदा चल गई हैं। इस घटना के बारे में पहले तो हम चाहेंगे कि विस्तार से आप जानकारी दें। जी हर्षिता, बहुत ही दुखद घटना है जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा पर भारी काम स्थानीय प्रशासन ने किया है। जिस तरीके से जो कल दुर्घटना हुई, इसमें कहीं न कहीं जिला प्रशासन के ऊपर बड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि आखिर इस अधिकारी के आदेश पर कराने का काम किया गया था। और इसके साथ ही जैसे ही पीड़ित परिवार था जिसके साथ कार्रवाई प्रशासन बताया है की जा रही थी, और उन्होंने पहले से मकान पर कब्जा कर रखा है। हालांकि उन्होंने पीएम नेहा जैन से पहले भी मिलने का काम किया था, लेकिन उन्हें उचित आश्वासन नहीं मिला। डीएम को कल कानपुर देहात के रूदा थाना क्षेत्र के क्षेत्र मरौली गांव में ये घटना हुई है। एसडीएम मौजूद थे, पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था, और इस दौरान जो पीड़ित परिवार ने पहले उन्होंने कहा कि हमने जिलाधिकारी नेहा जैन से गुहार लगाई है कि जिस जमीन को लेकर वहाँ ग्राम समाज की बताया जा रहा है उसके दस्तावेज भी उन्होंने वहाँ उपलब्ध कराए हैं। और यह बताया गया करीब 2 पीढ़ी इस जमीन पे वो लोग रह रहे थे। पहले यहाँ बगीचा था, उसके बाद पक्का निर्माण किया गया था, लेकिन जिला प्रशासन की तरफ से जो अवैध निर्माण की कार्रवाई करके उनका जो मकान गिराया जा रहा था, उससे जो माँ है मृतक और बेटी है वो खुशी थे। परिवार के और लोग उनको पुलिस ने पकड़ रखा था, उनको रोक रखा था, क्योंकि उस समय बुलडोजर की कार्रवाई हो रही थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो बुलडोजर वो 2 लोगों की जान ले बैठा। हालांकि इसमें जिला प्रशासन पर प्रश्न ये भी होते कि आखिर किन अधिकारियों ने बुलडोजर चलाने का दिशा निर्देश दिया, और जब इस तरीके की स्थिति देख रहे थे तो जो माँ बेटी थी उनको काबू में क्यों नहीं लिया गया। कई महिला पुलिस और पुरुष पुलिस दोनों वहाँ मौजूद थे, तो ऐसे लोगों को हिरासत में लेकर अगर वहाँ निर्माण तोड़ने की कार्रवाई होनी थी तो उनको हिरासत में क्यों नहीं लिया गया। और इसके साथ ही जिस जगह पर वो लोग दोनों लोग माँ और बेटी गई थी,
वो पूरा करीब कच्चा छप्पर का घर था, जिसके अंदर वो लोग की थोड़ी उनकी चीखने की आवाज आ रही थी। अगर वीडियो में देखे तो किस तरीके से वो चीखकार जो सुनाई दे रही है, जिसमें माँ और बेटी बार बार कह रही है कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारा मकान है, हम आगे न्याय के लिए उच्च अधिकारियों से गए थे लेकिन हमसे सुनवाई नहीं हुई, हमारा मकान नहीं तोड़ा जाए, हमारा आशियाना ना तोड़ा जाए। उसके बाद थोड़ी देर बाद एक आवाज आती है कि आग लगा दी, आग लगा दी। जिसके बाद साफ चीजों में देखा जा सकता है कि दोनों माँ और बेटी वहाँ झुलस रही है। प्रशासन जो लोग थे वो खड़े होकर तमाशा देख रहे थे, बाहर ही बाहर चिल्ला रहे थे बचाने को लेकर। और सबसे बड़ा रहा है उन लोगों पर कार्रवाई की करीब 12 जो पैरा दिए गए हैं, उसमें चाहे लेखपाल हो, कानून के हो, उसके साथ एसडीएम हो, एसओ हो, पुलिस के जवान हो, अज्ञात लोग हो, जेसीबी ड्राइवर, उस पर भी मुकदमा लिख दिया गया है। जबकि जेसीबी ड्राइवर देखा जा सकता है कि प्रशासन की बिना अनुमति पर कोई भी जेसीबी ड्राइवर जेसीबी नहीं चला सकता किसी के मकान पर। तो ऐसे में उसकी गलती कहाँ आती है? और वीडियो में आप देखने को मिल रहा है इस समय आग लग चुकी थी। उसके बाद वहाँ जेसीबी, इसलिए जेसीबी ड्राइवर से वहाँ प्रशासन के अधिकारी ने कहा कि छप्पर गिराकर किसी भी तरीके से माँ और बेटी को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन आग इतनी तेज लग चुकी थी क्योंकि कल मौसम भी खराब था, हवा भी तेज चल रही थी, फूस का पूरा मकान था। उस दौरान दोनों माँ बेटी वहाँ जिंदा जल गई। और एक जघन्य अपराध है। बिल्कुल प्रशांत जी, वाकई घटना ये बहुत दुखद है, लेकिन कहीं ना कहीं इस पे विपक्ष को जो है यानी कि समाजवादी पार्टी को जो एक मौका मिल गया है, अब सरकार पर हमला बोला जा रहा है। देखिए, सरकार पर हमला जो बात कहें तो समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल कल मुलाकात करेगा और आज कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जिसमें प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल ठाकुर के साथ वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी, पूर्व मंत्री मुकुल दुबे आज कानपुर देहात पहुंचे। तो इससे पहले ही 12 टोल प्लाजा से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और इसके साथ कुछ नेताओं को कानपुर से पहले ही रोक दिया गया है और उनको हिरासत पुलिस ने ले लिया है। तो साफ है कि अब इस मुद्दे के बाद प्रदेश में सियासत नई गर्म हो गई। सियासत इसलिए थी कि ब्राह्मण परिवार की दो माँ और बेटी की जो हत्या हुई है, एक तरीके से हत्या ही उनके परिवारी लोग कह रहे हैं। लेकिन जिला प्रशासन ने हत्या एक बात साफ तौर से कही है कि उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया, उन्होंने स्वयं आग लगाई। तो सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर आग लगाने को लेकर उनको उकसाया किसने? अधिकारी के आदेश पर वहाँ ये कार्रवाई की जा रही थी। वहाँ पूरे यानी कि जो परिस्थितियों को देखकर जो माहौल वहाँ बना होता है या उसको किस तरीके से काबू में किया जाता है, चाहे राजस्व के अधिकारी हो या पुलिस के अधिकारी हो, उन्हें बाकायदे ट्रेनिंग दी जाती है कि वहाँ घटना स्थल पर किस तरीके से वहाँ हालात को काबू किया जाना है। ये सब चीजें कहीं ना कहीं लापरवाही रही। और वीडियो जो वहाँ आए हैं सोशल मीडिया के जरिए या अधिकारियों ने जो भी दिए हैं, उसमें साफ दिख रहा है कि जिस समय वहाँ माँ और बेटी उस कच्चे घर के अंदर घुसे थे, उसके दूसरी तरफ पूरा पोर्शन यानी कि पूरा पीछे खुला हुआ था। अगर उन्होंने स्वयं आग लगाई होती थी तो जान बचाने के लिए वो बाहर भाग सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जो गेट लगा हुआ था वो एक तरीके से टेम्परेरी गेट था, अस्थायी गेट था। तो प्रशासन की तरफ से भी आग लगाई जाने की जो जानकारी मिल रही है, इसके साथ ये भी कहा जा रहा है कि प्रशासन की तरफ से माँ और बेटी ने पहले से ही मिट्टी का तेल या डीजल डाल रखा था और ऐसे में जब आग लगी उन्होंने स्वयं आग लगाई। सवाल सीधा सीधा यही बनना है वहाँ के ग्रामीणों का कि आखिर में उन्हें क्यों उकसाया गया? क्या हालात में काबू किया जा सकता था? जब प्रशासनिक अवैध निर्माण तोड़ने पर कार्रवाई कर रहा था उस समय पारिवारिक जनों को हिरासत में लिया जा सकता था। बिल्कुल प्रशांत जी, तमाम ऐसे कई सारे सवाल हैं, कई सारी बातें हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है और जांच का सभी को इंतजार है और ये देखने वाली बात होगी कि क्या इन सवालों के जवाब निकलकर सामने आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रशांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी इस खबर पर हम तक पहुंचाने के लिए। और इसी के साथ 4 बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।